तो अभी आपने द गार्डियन में खबर छपी थी जिसमें कि एक टीम जॉर्ज करके, टीम जॉर्ज जो पूरी दुनिया में 30 चुनाव को जिसने प्रभावित किया और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, एक नए तरीके का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। हमसे इससे इस बात को नहीं जोड़ते, लेकिन विनोद जी, क्या ये जो विदेशी साजिश की जो बात की जा रही है, क्या ये चुनाव जीतने के लिए काफी है क्या, या आपको अपनी उपलब्धियां भी गिनानी पड़ेंगी? क्योंकि इतिहास तो ये कहता है जब जब जिस जिस नेता ने विदेशी साजिश की बात की तब तब उसने चुनाव हारा है। इंदिरा गांधी इसकी उदाहरण है और राजीव गांधी इसके उदाहरण है। विनोद जी। बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष जी। मैं ये दो उदाहरण देने वाला था लेकिन आपने स्वयं उसका जिक्र कर दिया आप कि डिटेल में दे दीजिए, डिटेल कर दीजिए नहीं, डिटेल क्या उसके सामने है कि जब जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ था तो इंदिरा गांधी ने बाकायदा उसको विदेशी साजिश कहा था, और पूरी कांग्रेस पार्टी तत्कालीन की फासिस्ट ताकतों का आंदोलन है, जेपी को फासिस्ट तक कहा गया था, और उसके बाद उसके पीछे सीआईए है, वो ताकतें हैं, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में उस समय थी। हम लोग भी उस वक्त छात्र थे, पढ़ा करते थे, सुनते थे। तो और उसके बाद जब बोफोर्स का मुद्दा आया, वो भी विदेश की धरती से ही शुरू हुआ था। स्वीडन रेडियो जो है उसने सबसे पहले खबर दी थी, उसकी उसमें दलाली दी गई और उसके बाद उसको नैरेटिव बनाया गया। तब तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने कहा था कि ये विदेशी साजिश है और सरकार की ग्रोथ स्टोरी को खत्म करने की। और अन्ना आंदोलन जब हुआ, जिसमें आप अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहानुभूति थी उस आंदोलन के साथ, हालांकि उस समय मीडिया एक चैनल के एडिटर थे, लेकिन बाद में तो अन्ना आंदोलन के समय भी बाकायदा ये कहा गया कि मनमोहन सिंह के जमाने में जो आर्थिक वृद्धि हुई है, जो ग्रोथ रेट है, उसको खत्म करने के लिए विदेशी साजिश है। और आप याद कीजिए उसमें किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल और इनकी जो तमाम एनजीओ संस्थाएं हैं, उनके विदेशी कनेक्शन तक पब्लिक डोमेन में लाए गए थे कि कैसे उनको पैसा ऑक्सफेम से या जो तमाम और जो फोर्ड फाउंडेशन वगैरह जो तमाम सारे विदेशी एनजीओ है उनसे आया। ये सब चीजें उस वक्त आई थी। और ये आपने कहा कि इंदिरा गांधी चुनाव हारी, राजीव गांधी चुनाव हारे और मनमोहन सिंह भी चुनाव हारे, विदेशी साजिश के नैरेटिव पे तीसरा नाम भी है। लेकिन ये बात सही है, तो जब भी सत्ता के सामने कोई चुनौती खड़ी होती है और वो चुनौती देश से खड़ी हो या बाहर से खुलासे हो, तो निश्चित रूप से उसको विदेशी साजिश का रंग दिया जाता है। किसान आंदोलन को देख लीजिए, किसान आंदोलन तो इसी देश के लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, वो कोई लंदन से या न्यूयॉर्क से नहीं आए थे, वो तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान से के आए हुए किसान थे और बैठे हुए थे। लेकिन उसको भी खालिस्तानी और कनाडा कनेक्शन और कुछ तत्व रहे होंगे उसमें, मैं इनकार नहीं करता, ऐसा नहीं है कि कुछ तत्व उसमें जरूर रहे होंगे, लेकिन उसमें भी इस तरह की तमाम सारी बातें, नैरेटिव गढ़े गए, टूल किट शब्द उसमें से प्रयोग में आया। और वो जो अच्छा, अगर किसी विदेशी हस्ती ने कहीं समर्थन कर दिया उस किसान आंदोलन का, भाई भारत में भी हांगकांग में जब आंदोलन होता है तो भारत के तमाम लोग जो है, जो नॉन स्टेट लोग हैं, वो समर्थन करते हैं उसका, तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट समर्थन करते हैं, तमाम संस्थाएं समर्थन करती हैं। ऐसे ही अगर ग्रेटा थनबर्ग ने समर्थन कर दिया, अगर किसी हॉलीवुड के स्टार ने समर्थन कर दिया, तो वो भी कहा गया देखिए ये टूल किट है, ये विदेशी साजिश है। और भी उसके बाद और एक लड़की को, दिल्ली की एक लड़की को तो गिरफ्तारी कर लिया गया था बंगलौर में, कहा वो थी, वो दिशा, हाँ। तो मतलब कुल मिलाकर के विदेशी साजिश का नैरेटिव कोई नया नैरेटिव नहीं है, और ये माहौलबंदी जो है हर देश में होती है। अभी हम इमरान खान का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो भी जब उनकी सरकार गिराई जा रही थी तो उन्होंने कहा था विदेशी साजिश से गिर रही है, और इस समय भी जो मौजूदा सरकार है वो भी विदेशी साजिश की बात कर रही है वहां भी। तो ये एक बचने का तरीका होता है हमेशा सत्ता तंत्र के लिए कि किस तरह से उसको जनता के ध्यान को। अब सवाल ये है कि विदेशी साजिश हो या देशी साजिश हो, जो मुद्दे या जो तथ्य हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आए हैं और जो भी शीतल भाई ने कहा वो डिटेल से, उसका जवाब संबंधित एजेंसियों को देना चाहिए, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको देना चाहिए, संबंधित ग्रुप को देना चाहिए। अब वो हिंडनबर्ग ने उठाए हो किसी ने उठाए हो, बजाय उनका जवाब देने के, अब चूंकि एक विदेशी वो कंपनी है, उसने किया है और शॉर्ट जो है उस तरह से ट्रेडिंग करती है, तो सवाल वो नहीं वो क्या करती है, वो महत्वपूर्ण ये है कि जो चीजें उठाई गई हैं उन तथ्यों का जवाब क्या है। अगर वो बेसलेस हैं तो उन पर एक तरह से सामने आना चाहिए, और अगर उन पर कोई कार्यवाही हुई है उनको लेकर के भारत की रेगुलेटरी, तो वो सामने आना चाहिए, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो ये सारे सवाल तो पब्लिक डोमेन में रहेंगे। अब जहां तक चुनाव की बात है, आशुतोष जी देखिए, चुनाव हमेशा भारत में भावनाओं पर, और दुनिया में आप मान लीजिए भावनाएं बहुत प्रधान होती हैं। 52 से लेकर के और 2019 तक जितने चुनाव हुए हैं, लगभग हर चुनाव भावना पर जो है, भावनात्मक रूप से मुद्दों पर लड़ा गया है। विदेशी साजिश भी एक भावनात्मक मुद्दा है, और खासकर तब जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जो
अपने आप में राष्ट्रवाद का होलसोल कॉपीराइट उसके पास हो, तो उसके लिए विदेशी साजिश का मुद्दा जो है वो उसको लगता है कि ये मुद्दा शायद उसके लिए चुनाव में एक कारगर मुद्दा हो सकता है उसके राष्ट्रवादी एजेंडे के लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हमेशा जब पाकिस्तान से कोई साजिश होती है तब हमारे देश में जो गर्मी आती है भावनात्मक रूप से, क्योंकि एक अंदर का शत्रु एक बाहर का शत्रु जिस तरह से चिन्हित किया जाता है उसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुफीद बैठता है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, इन देशों से जब जो है साजिश की बात होती है तो वो बहुत पब्लिक में जनमानस में बहुत ज्यादा उसका कोई असर पड़ता नहीं है। अभी तक का तो अनुभव यही है। फिर दूसरे मुद्दों पर भी लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, जैसे इंदिरा गांधी लगातार विदेशी साजिश कहती रही, लेकिन बाद में 77 में लोगों ने दूसरे सवालों पर वोट दिया। राजीव गांधी के मामले में भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा बना और बीपी सिंह चुनाव जीते उनके नेतृत्व में और राजीव गांधी हारे। यही मनमोहन सिंह के समय हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी जीत के आई और विदेशी साजिश की, अन्ना आंदोलन की सारी बातें हवा रह गई, क्योंकि वो सारे आरोप जब पश्चिमी देशों पर लगाते हैं तो पश्चिमी देशों वाला मामला वो उतना गर्म नहीं करता हमारे जनमानस को जितना पाकिस्तान गर्म करता है। वो पुलवामा हो जाए या वो जो है कोई और घटना हो जाए, तो इसलिए मुझे लगता है चुनाव के समय ये सारे मुद्दे उठेंगे। विदेशी साजिश पे एक मुद्दा रहेगा, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट उसको एक मुद्दे के रूप में रखेगा, लेकिन दूसरे मुद्दे भी उन पर सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा और वो मुद्दे भी पब्लिक डोमेन में रहेंगे। स्मिता, जब इस तरीके के बयान जब हमारे विदेश मंत्री देते हैं तो क्या जो ग्लोबल लेवल पे जो भारत की छवि है या जो दूसरे देशों से हमारे रिश्ते हैं, क्या उस पर कुछ असर पड़ता है? इसमें मैं ना 2-3 चीजें कहना चाहूंगी आशुतोष। सबसे पहले विद द डिस्क्लेमर, देखिए ये बात तो हमें भी मानना चाहिए, जब हम न्यूज रूम्स की बात करते हैं, जब हम बड़े बड़े मीडिया के संगठनों की बात करते हैं, उनकी अपनी एक राजनीति होती है, उनका अपना एक विचारधारा होता है। अमेरिका में अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों को देखें तो उनकी एक बाकायदा जो है एक उनका ट्रेडिशन रहा है, परंपरा रही है कि वो चुनावों के पहले अपनी लॉयल एक तरीके से डिक्लेयर कर देते हैं कि वो रिपब्लिकन्स के साथ है कि डेमोक्रेट्स के साथ हैं। और अमेरिका की तरफ से देयर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए रिजीम चेंज भी किए गए हैं। वो आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में देखें, अरब स्प्रिंग के दौरान की बात करें हम, या जो सबसे बड़ी झूठ एक ग्लोबल साजिश जो रची गई थी वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में रची गई थी, जिसमें अमेरिका, लंदन, सब यूके सब साथ आकर और मीडिया ने भी साथ दिया था इस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए। विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, इस वक्त जो भारत के संदर्भ में हो रहा है, भारत के अंदर हमारे क्या कुछ चल रहा है, नफरत की खेती जो है वो लगातार बोई जा रही है। वो आपकी पूरे के पूरे जो है वो लोगों को घर में घुसकर जो है अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से उनकी सड़कों पर लिंचिंग हो रही है, एक के बाद एक हेट असेंबलीज हो रहे हैं, हेट स्पीचेस हो रहे हैं, इन तमाम चीजों पर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, खबरें आती हैं सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने बाकायदा जो है अपने अफसरों को कहा है, अपने पार्टी के नेताओं को कहा है कि आप लोग जो है सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ऑन रिकॉर्ड सुनाई नहीं देता है, हमेशा सूत्रों के हवाले से ही सुनाई देता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कभी कोई कॉन्डेमनेशन नहीं सुनाई दे रही है इन सब बातों की। अभी जुनैद का मसला चल रहा है, इन सब मसलों पर बात जब करते हैं हम, पाकिस्तान में अगर किसी हिंदू माइनॉरिटी के साथ कोई गलत काम होता है, उनके साथ कोई शोषण होता है, कहीं मार दिया जाता है, राइटली सो हमारी सरकार की तरफ से बयान दिया जाता है, सरकार कहती है कि उचित नहीं है, हम इसको जो है मामले को उठा रहे हैं, ये मानव अधिकार का मामला है। तो अगर उसको भी आप ये कहे कि नहीं, आप किसी और मुल्क के अंदरूनी मामले में अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कहते ना। आप डेमोक्रेसी अगर हैं, अगर तो आप ये कहते दुनिया भर को कि नहीं मैं चीन हूं, मैं रूस हूं, आई एम एन ऑलिगार्क, आई एम एन ऑटोक्रेसी, तो फिर लोगों को आपसे उम्मीदें नहीं रहेंगी। लेकिन आप दूसरी तरफ जब आप G20 की प्रेसिडेंसी आप जिस साल में कर रहे हैं, अमृतकाल का जिक्र कर रहे हैं, जगह जगह मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा दे रखा है मोदी जी के फोटो के साथ में, उसमें अगर आपकी डेमोक्रेसी में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म को आप स्वीकार कर सके, आप सवाल को आप स्वीकार कर सके, अभी तक 8-9 सालों में मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। बीबीसी के बारे में जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं वो गलत बात है, क्योंकि बीबीसी ने 1984 के दंगों पर भी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, 2010 में वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी। उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर आप सवाल कर सकते कि हाँ, उसमें पूरी तरीके से ठीक तौर पर कांग्रेस को विलन के तौर पर नहीं दिखाया गया, या भिंद्रान वाले को ओसामा बिन लादेन की तरह दिखाया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनी थी। ये कहना कि डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं है, बीबीसी के आप वेबसाइट पर जाए, आप आर्काइव्स पर जाए, बहुत सारी आर्टिकल्स, क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखी गई हैं 1984 दंगों को लेकर। तो ये एक सिलेक्टिव परसेप्शन, एक अमनेशिया कर लेना
कि भाई जब हम विपक्ष में थे, हम जब तब लोगों पर हम उन पर अटैक कर रहे थे तब ठीक था, आज हम सरकार में हैं तो कोई हम पे अटैक ना करे, कोई हम पे सवाल ना खड़े करे, मीडिया को कोई हक ना दे। और इसमें जो सबसे चिंताजनक बात है, आपने ग्लोबल रिएक्शन की बात की आशुतोष, मुझे लगता है आज की तारीख में बहुत सारे सवाल इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी से भी पूछे जाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।